बच्चों, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल कंडीशन में, इंडस्ट्री के केसों में और घरेलू उपयोग में, इंस्ट्रूमेंट के उपयोग में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफार्मर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट। ट्रांसफार्मर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो निम्न विभव उच्च धारा को उच्च विभव निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो निम्न विभव उच्च धारा को, जब विभव निम्न होगा तो उस समय धारा उच्च होगी, यह बात आपको दिखाया जाएगा। और ये निम्न विभव उच्च धारा को उच्च विभव निम्न धारा में परिवर्तित करने की इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। और ये अननोन प्रेरण की क्रिया पर, अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमें ये जानना होता है कि कोई भी डिवाइस है तो डिवाइस में ये देखना होता है कि वो डिवाइस करती क्या है, वो युक्ति करती क्या है। उसके बाद ये देखना होता है कि वो डिवाइस किस सिद्धांत पर काम करती है, किस प्रिंसिपल पे बेस करती है। और फिर थर्ड स्टेज में हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, उसकी बनावट कैसी होती है और कैसे वो कार्य करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निम्न विभव उच्च धारा को उच्च विभव निम्न धारा में रूपांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, परिवर्तित करता है। और दूसरे स्टेप में हम लोग ये देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण की क्रिया पर आधारित होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, अननोन प्रेरण की क्रिया। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट में दो कुंडलियां होती हैं, तो दोनों कुंडलियों के बीच में जो प्रेरण की घटना होगी उसको हम अननोन प्रेरण कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो हम अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की बनावट देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बनता कैसे है। तो ट्रांसफार्मर की बनावट में हम नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां लेते हैं। वो पत्तियां हमारी आपकी वर्गाकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, वृत्ताकार हो सकती हैं। लोहे की पतली पतली पत्तियों को लेकर एक पर एक लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेट कर देने के बाद इनके आमने सामने ये कापर के तार को लपेट करके दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं आमने सामने। अगर वो वृत्ताकार हमने लिया है तो एक जगह लपेटेंगे, उसके जस्ट सामने पोर्शन पर हम अगली कुंडली को लपेटेंगे। वर्गाकार लिए हैं तो आमने सामने की भुजा पर लपेटेंगे, आयताकार लिए हैं तो आमने सामने की भुजा पर लपेटेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पतली 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 ये पत्तियां हैं जो कि एक पर एक ये रखी गई हैं। यहाँ पर हम आपको कोट कर देना चाहते हैं कि आखिर ये नरम लोहे की जो पतली पतली पत्तियां ली गई हैं, ये पतली पतली कई पत्तियां क्यों लैमिनेट की गई हैं, क्यों एक मोटा नरम लोहा ही नहीं ले लिया गया है। इसके पीछे का ये कारण है कि एक मोटा नरम लोहा जब ले लिया जाएगा तो ईडी करंट, भंवर धारा ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो ऊर्जा उष्मा के रूप में लॉस होगी और ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म होगा। इससे बचने के लिए हम नरम लोहे की पतली 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 पत्तियों को एक पर एक रख करके लैमिनेट कर लेते हैं, जो कि यहाँ क्रोड का काम करता है। इसको हम क्या कहेंगे? क्रोड कहेंगे। और इसके आमने सामने की भुजा पर, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक भुजा पर हमने ये तांबे का मोटा तार लपेट दिया है जिसमें फेरों की संख्या कम है, और सामने की भुजा पर तांबे का तार लपेटा है जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो ट्रांसफार्मर कार्य के आधार पर हम उसको दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम कैसे बनाते हैं कि इसमें जो निवेशी करना होता है, जहां पर हम लाके जोड़ेंगे, जिसको
बढ़ाना होगा या घटाना होगा तो इसको बोलेंगे निवेशी, और जहां से हम लेंगे उसको बोलेंगे आउटपुट, निर्गत। निवेशी और निर्गत। तो जिसको बदलना होगा, जैसे निम्न विभव को हमें उच्च विभव पे करना है तो निवेशी वाली सर्किट में जोड़ेंगे, इसको हम पी प्राइमरी प्राथमिक कुंडली कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और जहां से विभव को परिवर्तित करके लेना होता है उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक उसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। जहां हम इनपुट देंगे उसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, जहां से हम आउटपुट निकालेंगे उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। तो इसमें जो है जब उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाना होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होगा, निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने वाले ट्रांसफार्मर को हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। किसको, निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने वाले ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। और उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने वाले ट्रांसफार्मर को हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब उच्च विभव को निम्न विभव में रूपांतरित करना हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसमें हमने प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या कम बनाया, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा बनाया। इसका मतलब कि ये हमारा कैसा ट्रांसफार्मर तैयार हुआ, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर तैयार होगा। निवेशी हमें अगर निम्न विभव को उच्च विभव में करना होगा तो हम निवेशी को जो निम्न विभव है उसको ला करके प्राइमरी में जोड़ देंगे, प्राइमरी कुंडली में जोड़ देंगे, और फिर सेकेंडरी से निकालेंगे जिसमें फेरों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है। अगर अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा कर देंगे और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर में आपने ये देखा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज को चेंज करने की डिवाइस होता है जो निम्न विभव को उच्च विभव में या उच्च विभव को निम्न विभव में करता है। दूसरे स्टेप्स में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर तीसरे स्टेप्स में हम लोग इसका देखना चाहते हैं, इसकी रचना, कंस्ट्रक्शन। इसकी हम रचना में आपने देखा कि बहुत ही आसान इसका कंस्ट्रक्शन है। नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां एक दूसरे पे रख के लेमिनेट कर दी जाएंगी। आमने सामने के भुजाओं पर तांबे का तार लपेट दिया जाएगा। उच्चाई और अपचाई बनाना है तो उसी हिसाब से हम फेरों की संख्या कम और ज़्यादा कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद फिर इसका होता है कार्यविधि। ये कैसे कार्य करता है ट्रांसफार्मर, वर्किंग क्या होती है इसकी वर्किंग। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग में ये होता है बच्चों कि जब हम जिस वोल्टेज को चेंज करना होगा उस वोल्टेज को हम प्राइमरी कॉइल में निवेशी इनपुट ला करके जोड़ देंगे। तो अब ये क्या होगा कि प्राइमरी कॉइल में जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट इस कुंडली में, प्राइमरी कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई होगी। तो धारा का जब वहाँ प्रवाह होगा तो वहाँ पर इस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पैदा होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो ये चूंकि अल्टरनेटिंग है, ये चेंज होता रहता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहेगा तो वहाँ चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा। और ये चुंबकीय फ्लक्स जो होगा ये सेकेंडरी कॉइल को क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि ये नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां लगी हुई हैं। और यहाँ अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी। अन्योन्य प्रेरण की घटना में आप ये जानते हैं कि दो कुंडलियां पास पास होती हैं और किसी प्राइमरी कुंडली के अगर धारा में हम परिवर्तन कराते हैं, सेकेंडरी कुंडली में जो प्रेरण होता है ईएमएफ का, वैद्युत वाहक बल का, उसको हम अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। तो फैराडे
के नियम से अगर प्राइमरी कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, अगर वो प्राइमरी कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल ई प्राइमरी हो जाए तो माइनस ऑफ एन प्राइमरी इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फिर एन प्राइमरी क्या है कि प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या है, एन पी माने नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, पी फॉर प्राइमरी आप समझेंगे, और एन फेरों की संख्या। तो प्राथमिक कुंडली में अगर फेरों की संख्या एन है और डेल्टा टी टाइम में इससे क्लोज जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई है, तो फैराडे के अकॉर्डिंग प्राइमरी कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो होगा ई प्राइमरी इक्वल टू माइनस ऑफ एन प्राइमरी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से सेकेंडरी कॉइल में द्वितीय कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या एन सेकेंडरी हो तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आपका हो जाएगा ई सेकेंडरी इक्वल टू माइनस ऑफ एन सेकेंडरी ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड। आप ये जानते हैं फैराडे में माइनस ये क्यों आता रहता है, क्योंकि ये उसी कारण का विरोध करता है, उस कारण की दिशा का विरोध करता है जिस कारण से वैद्युत वाहक बल पैदा होता है या उत्पन्न होता है। तो प्राइमरी कॉइल में जो वैद्युत वाहक बल पैदा हुआ वो ई प्राइमरी इक्वल टू माइनस ऑफ एन प्राइमरी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सेकेंडरी कॉइल में जो ट्रांसफर हुआ पैदा हुआ ये ई सेकेंडरी इक्वल टू माइनस ऑफ एन सेकेंडरी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो अब हम इससे आगे देखेंगे क्या इसकी स्थिति बनेगी। हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग करने पर तो आप 2 में 1 को डिवाइड कर देंगे, ई सेकेंडरी अपान ई प्राइमरी इक्वल टू माइनस ऑफ एन सेकेंडरी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी अपान माइनस ऑफ एन प्राइमरी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई सेकेंडरी अपान ई प्राइमरी इज इक्वल टू एन सेकेंडरी अपान एन प्राइमरी। और ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो एक वैल्यू आता है जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, परिणमन अनुपात बोलते हैं। जो आर ये प्राप्त हुआ इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणमन अनुपात। तो यहाँ पर ये हमको ये देखना होगा कि जैसे अब हमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। ट्रांसफार्मर बनाना है तो ऊंचाई का ये कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस की वैल्यू ज़्यादा होगी, एनएस की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, ज़्यादा होगी, और एन प्राइमरी की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो इसमें हम आते हैं, तो ऊपर ये सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होगी, तो हम ज़्यादा में कम की भाग करेंगे तो आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन 1, ये किसके लिए होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, तो स्टेप डाउन बनाना है, अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में ये होता है कि प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम कर देनी होती है। प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम कर देनी होती है। तो यहाँ आए तो प्राइमरी में फेरों की संख्या ज़्यादा, यानी प्राइमरी ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, और जब हम कम में ज़्यादा को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी ये हमारा R लेस देन 1 आएगा। R की वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो R है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं
परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अपचाई के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा ये ऑलवेज ये लेस देन 1, माने ये आएगा किसके लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए आर की वैल्यू लेस देन 1 और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आर की वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर, कैसे हम इसको उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में काम कराएंगे। तो अब हमको ये देखना है आगे चल करके कि जैसे जो सर्किट होगी जिस परिपथ में इसे अप्लाई किया जाएगा, अगर हमारा किसी तरीके का कोई पावर लॉस नहीं होता है तो उस स्थिति में पावर लॉस न हो तो जो प्राइमरी का पावर होगा वो सेकेंडरी के पावर के बराबर होगा। अगर किसी तरीके की ऊर्जा का क्षय ना हो, हम आइडियल कंडीशन मान के चलें, तो प्राइमरी कॉइल का जो शक्ति होगा, जो पावर होगा, वो सेकेंडरी कॉइल के पावर के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास ये हम लिख सकते हैं, ऊर्जा क्षय न होने पर जो निवेशी शक्ति है और निर्गत शक्ति जो होगी वो दोनों बराबर होगी। तो हम कहेंगे P प्राइमरी इज इक्वल टू P सेकेंडरी। तो P प्राइमरी तो हमारे पास होगा P प्राइमरी इज इक्वल टू V प्राइमरी इंटू I प्राइमरी, क्योंकि आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो P इज इक्वल टू V इंटू I। और P सेकेंडरी का पावर इज इक्वल टू V सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ये P प्राइमरी पावर बराबर मिलेगा ये VP इंटू IP प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। यहाँ से अगर हम ये V सेकेंडरी अपान V प्राइमरी कैलकुलेट करें तो हमें मिले जाएगा I प्राइमरी अपान I सेकेंडरी। ये एक्सप्रेशन नंबर हम 4 कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था और जो सेकेंडरी में वैद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है, तो प्राइमरी के संगत जो परिपथ का वोल्टेज होगा वो V प्राइमरी और सेकेंडरी के संगत जो परिपथ का वोल्टेज V सेकेंडरी होगा, तो उनका भी अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास ये मिल जाएगा E सेकेंडरी अपान E प्राइमरी इज इक्वल टू V सेकेंडरी अपान V प्राइमरी इज इक्वल टू N सेकेंडरी अपान N प्राइमरी इक्वल टू I प्राइमरी अपान I सेकेंडरी इज इक्वल टू R। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर के लिए ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। और इसमें जो है आप ये देख रहे होंगे कि वैद्युत वाहक बल का सेकेंडरी वैल्यू है, ये वोल्टेज का सेकेंडरी वैल्यू है, ये नंबर ऑफ टर्न्स का ये आपका सेकेंडरी वैल्यू है, लेकिन करंट के लिए ऊपर ये प्राइमरी है। इसका मतलब कि वोल्टेज और करंट ट्रांसफार्मर के लिए रेसिप्रोकल रिलेशन देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर निम्न विभव उच्च धारा को उच्च विभव निम्न धारा में परिवर्तित करता है। जब विभव इस ट्रांसफार्मर के लिए निम्न होगा तो उस समय धारा इसके लिए उच्च होगी, और जब विभव उच्च होगा तो इसलिए धारा इसके लिए क्या होगी, निम्न होगी। तो ये स्थिति है ट्रांसफार्मर की कि हम ट्रांसफार्मर को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और ट्रांसफार्मर को कैसे हम बना करके कैसे वर्किंग ऑर्डर में इसका लेंगे, ये ट्रांसफार्मर की स्थिति है। दैट्स